अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एस्मा की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एस्मा इज़ बेसिकली heterogeneous disease which is characterized by chronic airway inflammation and variable expiratory airflow obstruction which produces symptoms of wheezing, shortness of breath, chest tightness, cough which vary over time and vary in their intensities। जो सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर, या ये जो एस्मा के जो अटैक्स आते हैं ज़्यादातर नाइट टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग्स में आते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। पार्टली रिवर्सिबल होते हैं तो खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाते हैं, या कभी कभी ये होता है, हमने देखा होगा कि जिनको एस्मा होता है वो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं। इन्हेलर्स की वजह से फिर वो जो एस्मा का अटैक है वो ट्रीट हो जाता है। जिन लोगों को कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत रेयर होता है कि इतना सिवियर अटैक हो जाता है विच माइट प्रूव फेटल, विच इज़ नोन एज स्टेटस एस्थमेटिकस या एक्यूट सिवियर एस्मा भी उसको कहते हैं, जिसकी मॉर्फोलॉजी एंड में पढ़ेंगे। तो एस्मा की फर्दर डिफरेंट हमने टाइप्स की हुई हैं, एक एटोपिक और एक नॉन एटोपिक, और आगे डिपेंडिंग अपॉन जो भी ट्रिगर है एस्मा का उस लिहाज से क्लासीफाई किया हुआ है। एटोपिक एस्मा इस व्हेन हमारे पास एविडेंस हो कि जिस इंडिविजुअल को एस्मा है इट इज़ ड्यू टू एनी सेंसिटिविटी टू एनी एलर्जन की, उसमें एलर्जन की सेंसिटाइजेशन प्रेजेंट होती है। एंड देर इज़ ऑल्सो कि उस इंडिविजुअल को कोई और भी एलर्जिक कंडीशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको एस्मा भी हो रही है, क्योंकि एस्मा भी एलर्जिक कंडीशन ही होती है। तो एटोपी यही प्रेजेंट करती है कि जो जिनको एटोपिक एस्मा होगा उनमें क्या कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस या एक्जिमा के सिम्टम्स देखे जाएंगे। कुछ जो नॉन एटोपिक होते हैं उनमें कोई एविडेंस नहीं होता एलर्जिक सेंसिटाइजेशन का, उनमें कोई और एलर्जिक डिजीज़ नहीं होती। डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं लाइक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, इरिटेंट्स लाइक स्मोक, फ्यूम्स, कोल्ड एयर, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज। तो उस लिहाज से क्लासीफाई किया हुआ डिफरेंट ट्रिगर्स के लिहाज से। एटोपिक एस्मा की बात करते हैं जो कि हमारे पास क्लासिक एग्जांपल आती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी आई बिलीव मैंने जो सारी पैथोजेनेसिस थी वो अच्छे से समझा दी थी। तो ज़्यादा थोड़ा क्विक बस एक ओवरव्यू टाइप दूंगा। चाइल्डहुड में ज़्यादातर ये एटोपिक एस्मा जो होता है, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का क्लासिक एग्जांपल है, वो चाइल्डहुड में ज़्यादातर बिगिन करता है ड्यू टू एनी इन्वायरमेंटल एलर्जेंस लाइक डस्ट, पॉलन, कॉकरोच और एनिमल डेंडर, अगर तो किसी ने पेट एनिमल्स रखे हों, या डिफरेंट फूड्स, जिस तरह कुछ लोगों को पीनट्स एलर्जी होती है। एटोपिक एस्मा में हमारे पास फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव मिलती है, और जब हम स्किन टेस्ट कराते हैं लोगों में तो उनमें इमीडिएट व्हील और फेयर रिएक्शन मिलता है। उनके आईजीई लेवल्स काफ़ी बड़े हुए होते हैं, और हम एक टेस्ट करते हैं विच इज़ नोन एज रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट। इसके थ्रू हम उन आईजीई एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर एनी इंडिविजुअल एलर्जेंट। फॉर एग्जांपल किसी को अगर पोलन से एलर्जी है तो पोलन के खिलाफ जो आईजीई बन रहे हैं, जो स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज बन रही हैं, उनको हम रास टेस्ट विच इज नोन एज रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट उसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन एटोपिक एस्मा में सारा एटोपिक एस्मा का ऑपोजिट हो जाएगा कि इसमें जब स्किन टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, इमीडिएट व्हील ऑफ फेयर रिएक्शन नहीं होगी, इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होती। इसमें ज़्यादा ये देखा गया है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक ड्यू टू वायरसेस, फॉर एग्जांपल राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या रेस्पिरेटरी सिंक्चर वायरस, इनकी वजह से एस्मा हो जाता है। या different inhaled air pollutants like tobacco smoke, sulfur dioxide, ozone, nitrogenous dioxide, या इवन समटाइम्स कोल्ड वेदर और एक्सरसाइज कैन लीड टू एस्थमा। तो ये नॉन एटोपिक एस्थमा में हमारे पास आता है। ड्रग इंड्यूस्ड में ज़्यादातर देखा गया काफ़ी अनकॉमन है, लेकिन कुछ लोगों को एस्पिरिन की वजह से भी एस्थमा हो जाता है, और उन इंडिविजुअल्स को रिकरेंट राइनाइटिस और नेजल पॉलिप्स भी होते रहते हैं। अब जिनको एस्पिरिन की वजह से एस्मा होता है उनको सिर्फ एस्मा नहीं, साथ में अर्टिकारी भी हो रहा होता है, और उसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली यही है, क्योंकि हमें पता है एस्पिरिन क्या करती है, साइक्लोऑक्सीजनस पाथवे को इनहिबिट करती है। जब साइक्लोऑक्सीजनस पाथवे इनहिबिट हो जाता है तो जो आपका पाथवे होता है वो लाइपोऑक्सीजनस पाथवे में की तरफ चला जाता है। लाइपोऑक्सीजनस पाथवे का हमें एंड रिजल्ट पड़ता है, इसमें सारे ल्यूकोट्राइंस रिलीज होते हैं, एंड ल्यूकोट्राइंस का फंक्शन ही ये है कि वो आगे जाके फिर क्या करते हैं, वो एस्मा में उनका काफ़ी हाई रोल होता है, जो कि हम अभी आगे पढ़ लेंगे। ये डिफरेंट मीडिएटर्स होते हैं जिसकी वजह से एस्मा हो जाता है, ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4, E4। फिर ऑक्यूपेशनल एस्थमा आता है। ऑक्यूपेशनल एस्थमा एज द नेम सजेस्ट किसी ऑक्यूपेशन, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन, सपोज कोई बंदा किसी ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादा फ्यूम्स रिलीज हो रहे हो, लाइक इपॉक्सी प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो लाइक वुड की फैक्ट्री या इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री या प्लेटिनम इंडस्ट्री, जहाँ पे काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स हों, काफ़ी गैसेस हों, या इवन फॉर्मेल्डिहाइड, पेनिसिलिन प्रोडक्ट्स, मतलब डस्ट और पोल्यूटेंट्स जहाँ ज़्यादा हों उनकी माइन्यूट क्वांटिटी भी, और उन माइन्यूट क्वांटिटीज़ का रिपीटेड एक्सपोजर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल एस्थमा। पैथोजेनेसिस पर आते हैं। पैथोजेनेसिस के लिए ये पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर को भी आप अगर एक फ्लो चार्ट बना दें तो, या आप ये पिक्चर भी बना दें तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ।
कि एटोपिक एस्थमा की अगर हम बात करें, एटोपिक एस्थमा में देखा जाता है कि क्लासिकल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मिलता है। जो हेल्पर 2 टी सेल्स होते हैं वो आईजीई रिस्पॉन्स को मीडिएट कराते हैं टू एनी एनवायरमेंटल एलिजेंस इन योर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स। एयरवे डिस्फंक्शन होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और हमको एयरवे वॉल्स की भी रीमॉडलिंग मिलती है। इंक्रीज लोकल सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स विच इंड्यूस म्यूकस ग्लैंड इनलार्जमेंट, स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन, एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस। ये इन्होंने नॉर्मल लंग दिखाई हुई है, एंड यह इन्होंने एस्थमेटिक लंग दिखाई हुई है कि एयरवे दिखाया हुआ है कि हम चेक कर सकते हैं कि जो एस्थमेटिक एयरवे है उसमें म्यूकस की सिक्रीशन कितनी ज़्यादा हुई हुई है, इओसिनोफिलिया उसमें हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मैक्रोफेजेस हमको मिल रहे हैं, हमको इओसिनोफिल्स मिल रहे हैं, मास्ट सेल्स मिल रहे हैं। स्मूथ मसल के हम देख सकते हैं कितना हाइपरप्लेसिया हुआ हुआ है, और ऑब्स्ट्रक्ट और इवेंचुअली वो एक तरफ से ल्यूमन को क्या कर रहे हैं, ऑक्लूड कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट सा कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सॉरी। तो इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एयरवेज में ज़्यादा होती है। यही है कि बल्कि पिक्चर से भी साथ साथ समझाता हूँ कि कोई एलर्जन आया, फॉर एग्जांपल पोलन, उसने क्या किया, उसने जो हेल्पर 2 टी सेल्स थे उनको स्टिमुलेट किया। हेल्पर 2 टी सेल्स ने इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 को सिक्रीट किया। इंटरल्यूकिन 4 का काम क्या था कि इंटरल्यूकिन 4 ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 4 ने बेसिकली आईजीई के प्रोडक्शन को बढ़ाया बाई क्या कहते हैं स्टिमुलेटिंग जो बी सेल्स आईजीई बनाएंगे। इंटरल्यूकिन 5 ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 5 ने जो लोकली इओसिनोफिल्स हैं उनको रिक्रूट करवाया, और इंटरल्यूकिन 13 ने क्या किया, स्टिमुलेटेड द म्यूकस secretion from the bronchial glands which are present from the bronchial submucosal glands, and it also promoted IgE production by B cells। टी सेल्स और एपिथेलियल सेल्स साइटोकाइंस के साथ कीमोकाइंस भी रिलीज करेंगे, जिनका अगेन रिजल्ट क्या होगा कि वो फर्दर एग्जैसरबेट कर देंगे, वो मोर टी सेल्स और मोर यूरोसिनोफिल्स को रिक्रूट कराएंगे। आईजीई क्या करती है, आईजीई वी नो विद इट्स एंटीजन इट बाइंड्स टू मास आईजीई वी नो विद इट्स एंटीजन मास सेल पर इस तरह जाके बाइंड कर जाती है। और फिर हमें पता है मास्ट सेल में एक अर्ली फेज होता है और एक लेट फेज रिएक्शन मिलता है कि इमीडिएट फेज में क्या मिलता है कि मास्ट सेल्स पूरी वो उनकी जो ग्रैन्युलेशन पार्टिकल्स होते हैं उनको डीग्रैन्युलाइज कर देते हैं, हिस्टामिन को, सब्सटेंस पी को, उन सारे और डिफरेंट वेरियस साइटोकाइंस को रिलीज़ कर देते हैं। और लेट फेज में हमें पता है कि क्या होता है, लेट फेज में आपके ज़्यादातर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें स्पेशली इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से उनकी उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है लेट फेज में। तो यही चीज़ उन्होंने सारी बताई हुई है कि जो अर्ली फेज होगा, अर्ली फेज में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, वेरिएबल डिग्रीज ऑफ वेसोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। लेट फेज में क्या होगा, इओसिनोफिल्स मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे और टी सेल्स भी मिलेंगे। और ये देखा जाता है हेल्पर 2 टी सेल्स के साथ हेल्पर 17 टी सेल्स भी कभी कभी देखा जाते हैं, क्योंकि हेल्पर 17 टी सेल्स का काम क्या है कि वो न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करते हैं। कौन से मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ल्यूकोट्राइन C4 D4 E4 बिकॉज दे प्रोलॉन्ग द ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, दे ऑल्सो इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड दे इंक्रीज द म्यूकस सिक्रीशन। एसिटाइलकोलिन भी कभी कभी देखा जाता है, उसका भी काम ये होता है कि वो जो स्मूथ मसल्स होते हैं एयरवे में उनकी कंस्ट्रक्शन कराता है बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग मस्कुलिनिक रिसेप्टर। इंटरल्यूकिन 5 एंटागोनिस्ट कभी कभी देखे जाते हैं, वो यूसिनोफिलिया करते हैं। गैलेक्टिन 10 देखा जाता है जो कि इओसिनोफिल से ही रिलीज़ होता है। गैलेक्टिन 10 का काम क्या है कि ये बेसिकली चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स बनाते हैं, जो कि हम आगे मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स आर इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा मास्ट सेल्स जो हमारे सब्सटेंसेस निकलते हैं, हिस्टामिन जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 जो कि अगेन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराएगा, वेसोडाइलेशन कराएगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराएगा, एंड रिलीज ऑफ सेरोटोनिन जिसका भी यही सारा काम होता है। एंड योर अदर साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13, TNF, कीमोकाइंस लाइक ईओटेक्सिन, न्यूरोपेप्टाइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन, एंडोथिलिन्स, इन सब का ओवरऑल काम क्या होता है, जो उनको यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं कि ये एस्थमा की पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास वही एटॉपिक इंडिविजुअल्स आ देते हैं जिनको मल्टीजेनिक क्या कहते हैं, वही मल्टीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है कि उनको और भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक एलर्जिक राइनाइटिस, एक्जिमा। कौन सी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखी गई है, किसी इंडिविजुअल्स के जो क्रोमोजोम 5 का लॉन्ग आर्म है उसके लेवल पे कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हुई हो, क्योंकि वो जो जो जीन होती है उधर, that gene basically encodes your cytokines interleukin 3, 4, 5, 9, 13 and it also encodes interleukin 4 receptor। अगर interleukin 13 की जीन में कोई polymorphism हो जाए तो we know कि it might lead to predisposition and having asthma or any allergic disease। interleukin 4 receptor की जीन पे कोई अगेन वही पॉलीमॉर्फिज्म या कोई जेनेटिक वेरिएंट आ जाए तो इट विल लीड टू एटोपी, इट विल लीड टू मोर इओसिनोफिलिया। क्लास 2 HLA एलील्स भी इन्वॉल्व विद, अगर उनमें अगेन कोई डिफरेंट वेरिएंट्स उनकी आ जाए, दे आर इन्वॉल्व इन हाईली तो नहीं, दे आर इन्वॉल्व इन इओसिनोफिलिया के इओसिनोफिल ज़्यादा होते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कि IgE एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं।
इंटरल्यूकिन 33 का भी एक बताया हुआ है कि इसका भी काम यही होता है कि ये अगर तो उसके कोई डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाएँ तो ये भी हेल्पर टू साइटोकाइंस के ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराता है। और एक थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोपाइटिन भी मैंने बताई हुई जिसका काम यही है कि वो एलर्जिक रिएक्शन को इनिशिएट कराता है। तो इसमें भी अगर वेरिएंट्स आ जाएँ तो इट विल इवेंचुअली लीड टू एस्थमा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास वही जो एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स थे जो इंडस्ट्रीज़ में और क्या कहते हैं हैवी फैक्ट्री में आ जाते हैं, वो सारे बेसिकली आ जाते हैं। पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ये बताया है कि वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन डज नॉट इट सेल्फ कॉज एस्मा, लेकिन दे कैन एक्सेसरबेट योर एस्मा। एयरवे रिमॉडलिंग देखी जाती है क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है ब्रोंकोलस मसल का, एपिथेलियल इंजरी हो रही होती है, इंक्रीज वेस्कुलरिटी हो रही होती है, सब एपिथेलियल म्यूकस ग्लैंड्स की इंलार्जमेंट हो रही होती है और सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर से पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लें, मॉर्फोलॉजी ने बेसिकली स्टेटस एस्मेटिकस की दिखाई दी कि स्टेटस एस्मेटिकस में क्या होता है कि उनमें जो इंडिविजुअल, क्योंकि इट इज़ फेटल, काफ़ी सिवियर एस्मा का अटैक जिसके विच माई लीड टू डेथ ऑफ अ पेशेंट, तो स्टेटस एस्मेटिकस में देखा जाता है कि देयर आर ओवर इन्फ्लेटेड lungs are seen which contain small areas of atelectasis and they have occlusion of bronchi and bronchioles by thick tenacious mucus plugs and which often contain shed epithelium। एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो हमको मिलती है स्प्यूटम में और ब्रोंकियो एल्वियुलर स्पेसिमेन में, वो हमको जो एटोपिक एस्मा पेशेंट्स की मिलती है वो हमको कर्शमैन स्पाइरल्स मिलते हैं, इओसिनोफिल्स मिलते हैं और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मिलते हैं। चारकोट लेडन क्रिस्टल्स आर बेसिकली इओसिनोफिल डेराइव प्रोटीन गैलेक्टिन 10। कर्शमैन स्पाइरल्स आर योर एक्सट्रूजन ऑफ म्यूकस प्लग्स फ्रॉम सब एपिथेलियल म्यूकस ग्लैंड डक्ट्स और ब्रोंक्यूल्स। और हमको एयरवे माइक्रोस्कोपिक में माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या मिलती है, एयरवे रिमॉडलिंग की सारी फाइंडिंग मिलती है कि थिकेंड एयरवे वॉल, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ collagen type 1 and 3, increased vascularity, increased in the size of submucosal gland and number of airway goblet cells, hypertrophy and hyperplasia of bronchial smooth vessels with increased extracellular matrix। और ये देखा गया है कि जो अगर तो एयरवे रिमॉडलिंग ज़्यादा हो तो इट विल कंट्रीब्यूट टू क्रॉनिक एयर रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स में हमको यही होता है कि अगर जो एस्मा का अटैक होता है वो ज़्यादातर मिनट्स में या आवर्स में ठीक हो जाता है। चेस्ट टाइटनेस होती है, डिस्निया होता है, वीजिंग होती है, कफिंग होती है विद और विदाउट स्प्यूटम, और वही खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है या इन्हेलर को यूज़ करने से ट्रीट हो जाता है। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं एस्मा की, इंक्रीज इन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी विद एक्सेलेशन, इसमें प्रोलॉन्ग रेस्पिरेशन देखी जाती है, वीजिंग देखी जाती है एटोपिक एस्मा में स्पेशली। और वही जो मैंने बताया था कि ऊपर एटोपिक एस्मा के इंडिविजुअल्स में हमको उनके स्प्यूटम में इओसिनोफिलिया मिलेगा, सीरम में तो इओसिनोफिलिया मिलेगा ही मिलेगा, स्प्यूटम में उनके इओसिनोफिल्स, कर्शमैन स्पाइरल्स और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मिलते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ब्रोंकोडायलिटिस या ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स या ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट या कोई इंटरल्यूकिन 5 डिफरेंट साइटोकाइन से स्पेसिफिक रिलेटेड इंटरल्यूकिन 5 ब्लॉकिंग, इंटरल्यूकिन 4 ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज देते हैं। सो दैट विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा। तो आई होप एस्मा ईजली समझ में आ गया हो। थैंक यू।